वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 1 जनवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों ने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं ये साल उन्हें पूरा करें या फिर उन लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार साबित हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको जो सफलता मिलेगी वो 2022 में मिलेगी, लेकिन कम से कम ये साल उस सफलता में एक अच्छा सूचक साबित हो और उसमें मददगार साबित हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि आकाश मिसाइल के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने, जिसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने अभी आकाश मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट को अप्रूव कर दिया है। मतलब हम दूसरे देशों को आकाश मिसाइल सिस्टम बेच सकते हैं और ये प्रोसेस तेजी से हो, ऐसे एक्सपोर्ट को आसानी से क्लियरेंस मिल जाए, इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी को फॉर्म करने की बात भी कही गई। तो ये आकाश मिसाइल है क्या, बात कर लेते हैं। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, मतलब भारत ने इसे खुद ही तैयार किया है। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब जमीन पर से हवा में मार की जा सकती है आकाश मिसाइल के माध्यम से। अब यहाँ पर जो, अगर आप याद रखना चाहें कि ये सरफेस टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, तो आकाश है तो मतलब एयर तो होगा, इतना तो स्पष्ट है। आप ऐसे देखिए कि आप सरफेस पे खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हैं, तो इससे आपको याद रह जाएगा कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। डेवलप ऑब्वियसली डीआरडीओ ने किया होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? ये 25 किलोमीटर तक की रेंज में मार कर सकता है और इस दौरान ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी जा सकता है। एक बार में ये मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है। इसे एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया गया था 2014 में और इंडियन नेवी इसे इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी है 2015 के बाद से ही। तो बढ़िया मिसाइल सिस्टम हमारे पास है जिसे हम दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में है। लाइट हाउस जो समंदर के किनारे रास्ता दिखाता है जहाजों को कि उन्हें कहाँ डॉक करना है। बिल्कुल वैसे ही ये जो प्रोजेक्ट होगा ये एक रास्ता दिखाएगा कि हम कितने बढ़िया मकान या फिर बिल्डिंग्स बना सकते हैं जो कि इन्वायरमेंटली रेजिलिएंट हो और जो इकोसिस्टम है उसे हर्ट ना करते हों। आपको आइडिया लग गया होगा कि ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट किस बारे में होगा। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी हाल ही में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा। ये जो प्रोजेक्ट है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया जीएचटीसी इंडिया के तहत 6 साइट्स में 6 स्टेट्स में तैयार किया जाने वाला है। जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट होगा ये एक्चुअली में वर्तमान में न्यू एज, मतलब वर्तमान की स्थितियों में जो बेस्ट अल्टरनेटिव ग्लोबल टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल करके बिल्डिंग्स को बनाया जाएगा। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, कुल मिला के आप पिक्चराइज कर सकें इसलिए आसान भाषा में बताता हूँ कि हम लाइट हाउस प्रोजेक्ट में बिल्डिंग्स बनाएंगे। इसके लिए 6 साइट्स चूज की गई हैं। इन 6 साइट्स पर 14 मंजिला मकान बनाए जाएंगे। इन मकानों में अभी तक की जो सबसे बढ़िया ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, एनर्जी रेजिलिएंट हो, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद ये जो बिल्डिंग्स हैं इन्हें, जो हमारा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है जिसके तहत आवास योजना जिसे कहा जाता है, उसमें जो भी फैमिलीज एलिजिबल हैं उनको ये हाउस दिए जाएंगे। इसमें वैसे तो देखिए आवास योजना में जो गवर्नमेंट होती है वो पूरा खर्च वहन करके जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर और जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर मकान बनवाती है। बट इसमें 4 पॉइंट समथिंग लाख का जो अमाउंट है वो उस बेनिफिशियरी को पे करना होगा, बिकॉज ये अर्बन इलाके में बनाए जाएंगे और थोड़ा ज़्यादा खर्च वाले होंगे। तो इस तरीके का ये जो बनाया जाएगा पूरा बिल्डिंग, ये काफ़ी बढ़िया होगा और ऐसा प्रोजेक्ट पहली बार इंडिया में लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जाएंगी वो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। 6 साइट्स जो चूज की गई हैं वो 6 स्टेट्स में है, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर 1000 हाउसेस के बनाने की बात की गई है, आसपास का जो भी इंफ्रा है उसके साथ मिलाकर। जहाँ पर रेडी टू लिव हाउसेस को बनाया जाएगा 12 महीनों के भीतर। मतलब इसमें होगा ये कि जैसे पिलर्स वगैरह ऑन साइट बनाए जाते हैं जब भी बिल्डिंग्स बनती हैं, यहाँ पर कंपनीज में से बना के ऐसा पिलर्स और जो कुछ और भी जो इंफ्रा होता है जो रेडीमेड लाया जा सकता है वो लेकर आएंगे ताकि वो जल्दी बन जाए। कंपनीज में वो इंफ्रा बन रहा होगा, लाके सीधा इंस्टॉल कर देंगे। एक तरीके की लाइव लेबोरेटरीज की तरह वर्क करेंगी। देखा जा सकेगा कि अगर ये सक्सेसफुल है तो हम इसे मैसिव स्केल पे आगे भी काम में ला सकते हैं। जो यहाँ पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया है जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का एक इनिशिएटिव है। इसका पर्पस ये है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें जहां पर हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हाउसिंग में कंस्ट्रक्शन करें। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हम हर 2 साल में एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां पर नई नई टेक्नोलॉजीज को सामने लाने की बात की जाती है। हम आइडेंटिफाई करते हैं और मेन स्ट्रीम करते हैं किसको,
जो भी प्रूवन डेमोन्स्ट्रेबल टेक्नोलॉजीज हैं जिनका इस्तेमाल हाउसिंग सेक्टर में किया जा सकता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर आशा इंडिया एक इनिशिएटिव है, अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर, जो कि एक इंक्यूबेशन सेंटर की तरह काम करता है कि हम ऐसी चीज़ों को एक्सेलरेट करें जिसकी वजह से हम सस्टेनेबल हाउसिंग बना सकते हैं, ऐसी हाउसिंग जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से भी सही हो। कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहे इस पूरे चैलेंज के। देखते हैं अगला आर्टिकल, जो कि डिब्रू सैखोव नेशनल पार्क के बारे में है। आसाम के सीएम ने भी कहा कि 31 जनवरी लास्ट डेट होगी, तब तक हम डिब्रू सैखोव नेशनल पार्क के जो ड्वेलर्स हैं उनको रिहेबिलिटेट कर देंगे। अब ये पूरा मुद्दा क्या है, बैकग्राउंड से समझते हैं। देखिए, हुआ ये कि डिब्रू और सैखोव ये दो फॉरेस्ट रिजर्व हुआ करते थे, जिनको 1986 में आपस में क्लब करके डिब्रू सैखोव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। उस समय वहां दो गांव हुआ करते थे, लइका और डोधिया। इनका जिक्र किया गया कि ये गांव इस रीजन में आते हैं। 1999 में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। जब नेशनल पार्क का दर्जा इसको दिया गया तो वहां पर इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि लइका और डोधिया नाम के दो गांव इस नेशनल पार्क के अंदर आ जाते हैं। चूंकि नेशनल पार्क के अंदर कोई भी डेलिंग नहीं हो सकती, लोग रह नहीं सकते, तो जब भी कोई एरिया फॉरेस्ट यहां पर नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है तो फिर जो लोग वहां रह रहे हैं वो कंपनसेशन की डिमांड करते हैं, उनको रिहेबिलिटेट कर दिया जाता है, उनके लिए जो भी रिक्वायर्ड नीड की चीजें होती हैं प्रोवाइड करवाई जाती हैं गवर्नमेंट की ओर से। अब यहां पर ना तो कोई कंपनसेशन दिया गया और ना ही उन्हें रिहेबिलिटेट किया गया, वहां लोग अभी तक रह रहे थे। अब चूंकि वो नेशनल पार्क है तो कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज तो वहां हो नहीं सकती, ना तो स्कूल बनेंगे, ना हॉस्पिटल्स बनेंगे, ना ही सड़कें बनेंगी। अब इससे वहां के गांव के लोगों को काफी दिक्कत होने लगी, तो अभी वो लोग धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा रिहेबिलिटेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, हमें भी जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट है उससे जोड़ा जाए। तो इसी बात को लेकर अभी 31 जनवरी की डेडलाइन को डिसाइड किया गया है कि अब इनको यहाँ पर रिहेबिलिटेट किया जाए। ये काफी डिसअपॉइंटिंग है कि अभी तक रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया कि ये दो गांव नेशनल पार्क के अंदर हैं और इनके रिहेबिलिटेशन पर हमें काम करना है। तो एक तरीका फेल्योर है, बट अभी भी इनका रिहेबिलिटेशन हो जाए तो वो बेहतर होगा। बात करते हैं डिब्रू सैखोव नेशनल पार्क के बारे में। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो कि आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल दक्षिण में मिलेगा आपको। ये एक स्वैम्प फॉरेस्ट भी है। स्वैम्प एक प्रकार का वेटलैंड होता है, ऐसा वेटलैंड जिसमें आपको ट्री मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे। इसके अलावा मार्स होता है, मार्स भी वेटलैंड होता है, बट वहां पर आपको केवल ग्रास मिलती है। तो ये अंतर है मार्स और स्वैम्प में। स्वैम्प में पेड़ भी मिलते हैं, मार्स में केवल ग्रास मिलता है। तो ये लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट है। अब यहां पर देखिए जो फॉरेस्ट टाइप है वो क्या मिलता है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट मिलेंगे, वेटलैंड वाला एरिया मिलेगा, नदी के किनारे का जो एरिया है वो भी मिलेगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के पैचेस में मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, नोटिफाई किया गया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। काफी फेमस है ये रेड व्हाइट विंग्ड वुड डक के लिए और फेरल हॉर्सेस के लिए। फौना की बात करें तो यहाँ पर आपको टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, जंगल कैट, बियर्स, स्मॉल इंडियन साइवेट, स्क्वेरल, गैंगेटिक डॉल्फिन, हुलुक, गिबन, ये सभी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए मागुरी मोतापुंग वेटलैंड है जो कि इस रिजर्व का ही हिस्सा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिब्रू सैखोव नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, जो कि 3 लोकेशंस के बारे में है, एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक। तो एस्टोनिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इन 3 कंट्रीज के लिए मिशंस भेजे, एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक। अब इनकी लोकेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम सबसे पहले लोकेशन ही देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप एस्टोनिया की लोकेशन देखिए। बिल्कुल बाल्टिक सी के ईस्ट में आपको ये कंट्री मिलेगी एस्टोनिया। यहाँ पर रशिया से लगता हुआ येलो कलर का एक देश आपको दिख रहा है। इसके नीचे आपको लातविया और लिथुआनिया भी मिलेंगे। यहाँ पर देखिए नॉर्थ में तो फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे मिलेंगे, ये डेनमार्क है। यहाँ पर देखिए पोलैंड है, ये बेलारूस है, यहाँ पर जर्मनी है। तो ये लोकेशंस आप अपने सामने देख रहे हैं। तो लोकेशन आपने एस्टोनिया की तो देख ली। अब आइए पराग्वे की लोकेशन देखते हैं। एस्टोनिया यूरोप में है, दैट इज क्लियर। पराग्वे जो है वो आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा, सेंट्रल में लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है मैप में। ब्राजील से इसकी बाउंड्री लग रही है, यहाँ पर अर्जेंटीना से लग रही है और यहाँ बोलीविया से भी लग रही है। तो ये आपने देख लिया पराग्वे को मैप में। अब देखिए डोमिनिकन रिपब्लिक को, ये आपको कैरेबियन सी में मिलेगा। डोमिनिकन रिपब्लिक, ये रेड कलर में इसको हाईलाइट किया गया है। तो इन तीनों देशों की लोकेशन आपने यहाँ पर देख ली है। अब इन तीनों देशों में जो मिशंस भेजे जा रहे हैं इसके कई सारे फायदे होंगे, आप गिना सकते हैं। डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट इंडिया का बढ़ेगा, पॉलिटिकल रिलेशन बढ़ जाएंगे, ग्रोथ अच्छा होगा, हमारे बायलैटरल ट्रेड इन देशों के साथ बेहतर होंगे,
इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़िया बन जाएगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़िया होगा, कई सारे फायदे होंगे जो मिशंस भेजे जा रहे हैं। कुल मिला के आप लोकेशंस को याद रखिएगा, अगर लोकेशंस न्यूज़ में हैं तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो रुथेनियम 106 के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क ने मुंबई में जो की है, उन्होंने एक आई कैंसर थेरेपी को डेवलप किया है। मतलब आई में, आंख में जो एक कैंसर हो जाता है उसका इलाज डेवलप किया है। ये पहला ऐसा इलाज है जिसमें रुथेनियम 106 का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके प्लेक यानी कि फलक का इस्तेमाल किया जाएगा ऑक्यूलर ट्यूमर्स को ठीक करने के लिए। ये जो आंखों में जिस कैंसर थेरेपी की हम बात कर रहे हैं, जो कैंसर होता है उसे ऑक्यूलर ट्यूमर कहा जाता है। अब ये ऑक्यूलर ट्यूमर है क्या? देखिए, ऑक्यूलर ट्यूमर जो होता है इसमें आंख के भीतर एक ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर एक्चुअली में कलेक्शंस होता है सेल्स का। जो सेल्स होती हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं, बाद में मल्टीप्लाई होकर एक ढेर जैसा बना लेती हैं आंख में, एक ट्यूमर की तरह वो वहां पर क्रिएट हो जाती हैं। अब इसको ठीक करने के लिए रेडिएशन और केमोथेरेपी दोनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब रुथेनियम 106 का इस्तेमाल रेडिएशन के तौर पे किया जाता है इस कैंसर को ठीक करने के लिए, जो कि ट्यूमर के फॉर्म में हमारी आंखों में आ जाता है। जो रुथेनियम 106 है वो रेडियो एक्टिव फॉर्म है एक बहुत ही रेयर हैवी मेटल का, जिसका नाम रुथेनियम है। मतलब रुथेनियम जो मेटल है उसका रेडियो एक्टिव फॉर्म है रुथेनियम 106। ये प्लेटिनम ग्रुप का है, मतलब कि प्लेटिनम से मिलता जुलता है। रुथेनियम 106 जो है ये यूरेनियम 235 के फिजन से या उसकी स्प्लिटिंग से भी क्रिएट होता है। कुल मिला के आपको पता है कि यूरेनियम का जो टाइप है 235, इसका इस्तेमाल हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स में भी करते हैं। तो जब रिएक्शन हो जाता है तो जो बाद में न्यूक्लियर फ्यूल बचा रह जाता है वहां पर हमें रुथेनियम 106 मिलता है। कुल मिला के जो बाद का आइटम होता है उसमें आपको यह मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल हम मेडिसिन के तौर पे कैंसर रेडिएशन थेरेपी में कर रहे हैं, स्पेशली आंखों के लिए, और स्किन ट्यूमर्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बार्क के बारे में। बार्क देखिए इंडिया का चीफ न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है। 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था। न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, मतलब न्यूक्लियर के बारे में जो भी रिसर्चेस होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर है, मतलब कई सारे काम ये करते हैं। इनके जो काम करने का तरीका है इसमें ये पूरा न्यूक्लियर साइंस का स्पेक्ट्रम कवर करते हैं। न्यूक्लियर साइंस के बारे में जो कुछ भी रिसर्चेस होती हैं उसमें बार्क का एसोसिएशन मोरेलेस आपको दिखेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत ही काम करते हैं। इनका उद्देश्य ये है कि जो एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इसका इस्तेमाल हम पीसफुल पर्पसेस से करें। अब यहां पर देखिए जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है वो चाहे उसका थ्योरेटिकल डिजाइन बनाना हो रिएक्टर्स का, या फिर सिमुलेशन के जरिए हम देखें कि वो कितना इफेक्टिव है। सिमुलेशन में होता यह है कि हम फिजिकल टेस्टिंग नहीं करते, कंप्यूटर में हम ये पता कर लेते हैं कि हमारा जो ये कोई भी अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं तो कितना इफेक्टिव साबित होगा, कितना रिस्क है, और जो नए रिएक्टर फ्यूल मटेरियल है उनकी टेस्टिंग, ये सब काम बार्क ही करता है। फ्यूल की प्रोसेसिंग, जो फ्यूल बचा रह गया बाद में उसे हम कैसे रीप्रोसेस करें, और जो न्यूक्लियर वेस्ट निकला है हम उसका कैसे डिस्पोजल करें, ये सारा काम कुल मिला के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर कुछ भी काम होगा तो उसमें बार्क का इन्वॉल्वमेंट रहता है। देखते हैं अगला आर्टिकल जो कि इंडियन सार्स-कोव-2 जीनोमिक कंसोर्टिया के बारे में है। अब यहां पर देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इंडियन सार्स-कोव-2 जीनोम कंसोर्टिया तैयार किया, लॉन्च किया। कंसोर्टिया का मतलब होता है, कंसोर्टियम का मतलब होता है भागीदारी, मतलब जब कई सारे लोग एक साथ मिलकर आते हैं तो उसे कंसोर्टियम बोलते हैं। अब यहाँ पे कंसोर्टिया है, मतलब कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है? देखिए सार्स-कोव-2 को हम लोग देख रहे हैं कि उनके कई सारे जीनोमिक वेरिएशंस आ रहे हैं। मतलब हम एक के लिए तैयार होते हैं, उसके लिए कुछ मेडिकेशन वगैरह डेवलप करते हैं, तभी पता चलता है कि नया वेरिएंट हमारे सामने आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, इस पूरे कंसोर्टियम का काम यह है कि जो भी जीनोमिक वेरिएशन सार्स-कोव-2 में देखे जा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर हम लेबोरेटरी वर्क के माध्यम से डिटेक्ट करते रहें कि कहीं कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा है। अब इसमें 10 लैब्स मिलकर एक साथ काम करेंगी। एज हमने डिस्कस किया कि कंसोर्टियम है तो कई सारे लोग एक साथ होंगे। इसमें एनआईबी एमजी कोलकाता, आईएलएस भुवनेश्वर, एनआईवी पुणे, सीसीएस पुणे, सीसीएमबी हैदराबाद, सीडीएफडी हैदराबाद, इनस्टेम बेंगलुरु, निमहैंस बेंगलुरु, आईजीआईबी दिल्ली और एनसीडीसी दिल्ली, ये सभी लोग, ये सभी लैब्स मिलकर इसमें काम करेंगे। अब कोऑर्डिनेट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के द्वारा इन सभी ग्रुप्स के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आईसीएमआर और सीएसआईआर, इनका भी जो कोऑर्डिनेशन है वो इन लैब्स को मिलेगा। इनका एक उद्देश्य ये भी होगा कि पूरा डेटा तैयार करें। ये जो डेटा तैयार होगा, डेटाबेस जो भी रिसर्चेस में निकल के आएगा उसका डेटा तैयार होगा, तो जो डेटा रेडी किया जाएगा वो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एनसीडीसी करेगा। इस डेटाबेस को वो अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे। बाद में एनालिसिस के बाद उसे इंटरप्रेट करने के साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं उनके साथ शेयर कर दिया जाएगा कि वो इन्वेस्टिगेट करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें
और फिर प्लान करें कि आखिर ये भी जो भी जीनोमिक वेरिएशंस हो रहे हैं इनके खिलाफ हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ठीक है, हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डेटा, इस डेटा को पब्लिक किया गया बीपीआरडी के द्वारा। बीपीआरडी का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बीपीआरडी है क्या? बीपीआरडी को बनाया गया था ताकि पुलिस का मॉडर्नाइजेशन किया जा सके, उसका बढ़िया से डेवलपमेंट हो। तो वो अक्सर रिसर्चेस वगैरह करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। अभी जो एनालिसिस आया उसमें क्या निकल के आया? एनालिसिस में ये निकल के आया कि बैकवर्ड क्लास, दलित्स और ट्राइबल्स, ये इंडिया की पॉपुलेशन का 67% है, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन पुलिस फोर्सेस में केवल 51% है, यानी कि कंपैरेटिवली कम है। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में वो महज 8.6% है, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन पुलिस फोर्सेस में 12% है, जो कि कंपैरेटिवली बढ़िया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। दलित की पॉपुलेशन सभी पोजीशन में 14% है, लेकिन यहां पर देखिए ठीक है, इनकी जो पुलिस में पोजीशन है वो 14% है, जबकि सेंसस के हिसाब से इनकी पॉपुलेशन 16.6% है, मतलब थोड़ी सी कम है। अदर बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन खराब है। इनका जो टोटल पॉपुलेशन है, शेयर है पॉपुलेशन में 41% है, लेकिन पुलिस फोर्सेस में इनका शेयर महज 25% है। महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को हम ऐसे देखते हैं कि कितनी महिलाओं पर एक महिला पुलिस है, तो 3026 महिलाओं पर एक महिला पुलिस है, मतलब काफी लो है ये पूरा जो सिनेरियो है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर एक पुलिस कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, तो 511.81% पे एक पुलिस ऑफिसर है और 3.9 पुलिसमैन एक वीआईपी के लिए लगे हुए हैं, लगभग 4 पुलिस ऑफिसर्स। बिहार की कंडीशन सबसे खराब है, वहां पर 867.57% पर एक पुलिसमैन है। तो ये पूरा डेटा एनालिसिस हमारे सामने आया है। कुछ बात कर लेते हैं बीपीआरडी के बारे में। 1970 में इसे स्टैब्लिश किया गया था पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए। होम मिनिस्ट्री के तहत ये काम करते हैं। जब ये बने तो इन्होंने पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल को रिप्लेस किया, जो कि 1966 में बनाया गया था। पर्पज यही है कि स्टडी करें, रिसर्च करें, कैसे पुलिस फोर्सेस को डेवलप किया जाए। नेशनल पुलिस मिशन चलाया गया था 2008 में, ये इन्हीं मतलब बीपीआरडी के तहत ही चलाया गया था कि ये उसमें अच्छी तरीके से पुलिस के सिस्टम को बेहतर करें। इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ट्रू फॉल्स पर चलें उसके पहले कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम स्पेशल बैच आज से लॉन्च हो चुका है। आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आइए ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, 25 किलोमीटर की रेंज है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, शेड्यूल ट्राइब्स 8.6% उनकी पॉपुलेशन में शेयर है, जबकि पुलिस फोर्सेस में रिप्रेजेंटेशन 12% है। रुथेनियम 106, ये रेडियो एक्टिव फॉर्म है रेयर हैवी मेटल रुथेनियम का, जो कि प्लेटिनम ग्रुप से बिलोंग करता है। इंडिया SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया, इसका उद्देश्य यह है कि जो भी जीनोमिक वेरिएशन SARS-CoV-2 में आ रहे हैं उनका रेगुलर बेसिस पर उनको डिटेक्ट करना मल्टी लेबोरेटरी नेटवर्क के माध्यम से। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इस सेशन में यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।